दिसंबर 1971 शाम 5:40 पर सिर्फ 10 मिनट में भारत एक ऐसी जंग में उतरने वाला था जो दुनिया का नक्शा बदल देती। अमृतसर, पठानकोट और आगरा के एयरबेस पर अचानक सायरन गूंज उठते हैं। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में घुस चुके थे। दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऐतिहासिक संदेश गूंजता है, भारत पर हमला हुआ है। और उसी वक्त कलकत्ता के वॉर रूम में सैम बहादुर मानेकशॉ अपने कमांडरों को सिर्फ एक लाइन कहते हैं, गो फॉर द किल। लेकिन इस मिशन के शुरू होने से पहले ही भारतीय नौसेना एक बड़ा धमाका कर चुकी थी। भारतीय नौसेना के जाबाज आईएनएस राजपूत की चतुर रणनीति के सामने पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी रहस्यमय परिस्थितियों में समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो गई। इस एक वार ने पाकिस्तान की रणनीति को झटका दे दिया, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। अगले 13 दिनों में जो हुआ उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि आटे की बोरियों और लकड़ी की नावों जैसे एक अनोखे जुगाड़ से हासिल हुई थी। अब सवाल ये है, आखिर इन साधारण चीजों ने युद्ध का रुख कैसे बदल दिया? आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे ऑपरेशन जैकपॉट में हमारी खुफिया एजेंसी और भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को तैयार कर रही थी और पाकिस्तान की जड़ें अंदर से खोखली कर रही थीं। और यहीं से कहानी एक खुफिया खेल से बदलकर एक खुले युद्ध में बदलने वाली थी। पिछले 8 महीनों से दिल्ली के वॉर रूम में मेजर जनरल के सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह जैसे दिग्गज रणनीतिकार ऑपरेशन जैकपॉट से मिल रही जानकारियों के आधार पर एक महाप्लान बुन रहे थे। यही वो मिशन था जिसे इतिहास में ऑपरेशन कैक्टस लिली के नाम से जाना गया। अब जंग छिपकर नहीं, खुलेआम होने वाली थी। भारतीय सेना का लक्ष्य साफ था, ढाका पर फतह। लेकिन ढाका तक पहुंचने के रास्ते में खड़ी थी एक ऐसी बाधा जिसे पार करना मौत को दावत देने जैसा था, विशाल मेघना नदी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह को पहले कहीं और जाना था, पर उन्होंने अचानक अपनी पूरी 57th माउंटेन डिवीजन का रुख ब्राह्मणबरिया की तरफ मोड़ दिया। वो दुश्मन को संभलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। मेघना नदी कोई मामूली नदी नहीं थी, बल्कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी थी। ढाका जाने का एक लौता रास्ता था आशुगंज ब्रिज, और यहीं आने वाला था वो मोड़ जहां या तो इतिहास बनना था या सब खत्म हो जाना था। भारतीय सेना के इस आक्रामक रूप को देखकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर सादुल्ला खान बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने बिना लड़े ही ब्राह्मणबरिया छोड़ दिया और अपनी पूरी 14th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे आशुगंज के किलों में छिपने का आदेश दे दिया। उनके पास न सिर्फ भारी गोलाबारी थी, बल्कि M24 शेफी लाइट टैंक्स की पूरी ताकत भी थी। उन्हें लग रहा था कि इन टैंक्स के दम पर वो भारतीयों को रोक लेंगे। उधर भारतीय सेना की 73rd माउंटेन ब्रिगेड और 63rd कैवलरी के PT-76 टैंक्स तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। 9 दिसंबर की दोपहर 1 बजे 18th राजपूत और 10th बिहार के जाबाज आशुगंज की सीमा पर पहुंच चुके थे। लेकिन वहां पहुंचते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानियों ने हमारे पहुंचने से पहले ही उस बड़े ब्रिज को उड़ा दिया। आशुगंज अब एक खूनी मैदान बन चुका था। तभी एक और बड़ा हादसा हुआ। दुश्मन के हमले में हमारा रेडियो सेट तबाह हो गया, जिसकी वजह से आसमान में मदद के लिए मंडरा रहे हमारे IAF हंटर विमानों को हम सिग्नल ही नहीं दे पाए और उन्हें बेबस होकर वापस लौटना पड़ा। इस खौफनाक रेडियो साइलेंस के बीच 18th राजपूत के जवानों ने अकेले ही मोर्चा संभाला। इस भीषण जंग में भारत के 44 जाबाज शहीद हुए और 92 वीर घायल हुए। साथ ही हमारे 4 टैंक भी तबाह हो गए। पाकिस्तानियों ने वहां जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। जनरल सगत सिंह के सामने अब प्लान ए फेल हो चुका था। 4000 फीट लंबा पुल टूट चुका था और अब सवाल सिर्फ एक था, इतनी विशाल नदी पार कैसे होगी। घबराहट इतनी थी कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर जनरल जगजीत सिंह ने सगत सिंह को सख्त आदेश दिया कि मेघना नदी पार करने की कोशिश मत करना। लेकिन सगत सिंह कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी बेखौफ होकर कह दिया, जगी, अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी आंखों में ढाका का नक्शा उतार लिया था और अपने जूनियर से बस एक बात कही, हमें पुल नहीं चाहिए, बस दूसरी तरफ पहुंचना है। रास्ता नहीं मिलेगा तो हम आसमान से रास्ता बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ वो एयर असॉल्ट जिसे आज दुनिया मेघना हिली ब्रिज के नाम से जानती है। 9 दिसंबर की रात
जनरल सगत सिंह और ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह ने तय किया कि हम नदी के ऊपर से उड़कर जाएंगे। उनकी अगुवाई में 105 और 110 हेलीकॉप्टर यूनिट के 14 Mi-4 हेलीकॉप्टर्स तैयार थे, जिन्हें 2 नैट फाइटर जेट्स सुरक्षा दे रहे थे। ये भारत का पहला बड़ा हेलीबॉर्न ऑपरेशन था, लेकिन एक बड़ी मुसीबत थी। रात का अंधेरा था और धान के गीले खेतों में हेलीकॉप्टर उतारना नामुमकिन था। ऊपर से चीन और अमेरिका की सैटेलाइट्स की नजर भी हम पर थी। तभी भारतीय जाबाजों ने लगाया एक जबरदस्त देसी जुगाड़। सबसे पहले एक छोटी टीम एल्यूएट हेलीकॉप्टर से गुपचुप तरीके से नदी के पार उतरी। उन्होंने अंधेरे में ही मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और टॉर्च जलाकर मुख्य हेलीकॉप्टर्स को रास्ता दिखाया। जैसे ही पहला Mi-4 हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा, फ्लाइंग ऑफिसर DS शहीद खुद नीचे उतरे। जवानों ने पास के गांवों से आटे की बोरियां मंगवाईं और गीली जमीन पर आटे से बड़े बड़े सफेद गोले बनाए ताकि वो रात के अंधेरे में चमकें। उन गोलों के चारों तरफ टॉर्च इस तरह रखी गई कि उनकी रोशनी सिर्फ ऊपर उड़ रहे पायलट को दिखे, सामने खड़े दुश्मन को नहीं। इन्हीं आटे के निशानों पर हमारे Mi-4 हेलीकॉप्टर सिर्फ उस पहली रात में ही 60 चक्कर लगा चुके थे। अगले 4 दिनों तक ये सिलसिला थमा नहीं और हमारे जाबाज पायलट्स ने कुल 200 से ज्यादा चक्कर लगाकर 5000 से ज्यादा सैनिकों और 680 टन भारी गोला बारूद को सीधे दुश्मन के पीछे उतार दिया। हालात ये थे कि पायलट्स को खाना खाने या सोने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ तब 10-15 मिनट की झपकी ले पाते थे जब हेलीकॉप्टर में ईंधन भरा जा रहा होता था। उनकी इसी जिद ने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया और पूरी की पूरी 31st माउंटेन ब्रिगेड को नदी के पार उतार दिया। पाकिस्तानियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि मौत उनके सिर पर लैंड कर चुकी है। सिर्फ आसमान ही नहीं, भारतीय सेना ने हर तरफ से हमला बोला। आसमान से 4th गार्ड्स उतरे तो पानी में 19th पंजाब, 18th राजपूत और 10th बिहार रेजिमेंट के जाबाज स्थानीय मछुआरों की लकड़ी की नावों में बैठकर खामोशी से मेघना की लहरों को चीर रहे थे। यहां ऑपरेशन जैकपॉट का नेटवर्क काम आया, जिन्होंने नावें और रास्ते तैयार रखे थे। कीचड़ में हमारे PT-76 टैंक्स, जिन्हें एम्फीबीज कहा जाता है, वो मगरमच्छ की तरह तैरते हुए मेघना पार कर गए। जब अगली सुबह सूरज निकला तो सामने सिर्फ सन्नाटा था। पाकिस्तानी सेना जो अपनी जान बचाकर नदी के दूसरे किनारे पर बसे भैरव बाजार के मजबूत किले में जाकर छिप गई थी, उसकी रूह कांप गई। बाद में पाकिस्तानी युद्धबंदियों ने बताया कि जब उन्होंने रात में हेलीकॉप्टर्स का शोर सुना तो उन्हें लगा कि भारत की पूरी ब्रिगेड उनके पीछे उतर चुकी है। इसी डर के मारे वो अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। अब भारतीय सेना दुश्मन के गढ़ में दाखिल हो चुकी थी और ढाका का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। सगत सिंह ने पाकिस्तान की 2 बड़ी ब्रिगेड्स को भैरव बाजार में ही कैद करके छोड़ दिया और हमारी फौज ढाका की तरफ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गई। नदी पार करते ही भारतीय शेरों का अगला बड़ा लक्ष्य था नरसिंगदी रेलवे ब्रिज। 4th गार्ड्स ने इतनी तेजी से हमला किया कि दुश्मन को ब्रिज उड़ाने का मौका तक नहीं मिला और वहां मौजूद पाकिस्तानी सैनिक जान बचाकर ढाका की तरफ भाग खड़े हुए। अभी हमारे जाबाज ढाका की तरफ बढ़ ही रहे थे कि 11 दिसंबर की रात असली खेल शुरू हुआ, दिमागी खेल। जनरल जेकब ने कलकत्ता में एक सोची समझी चाल चलकर एक झूठा ऐलान कर दिया कि ढाका पूरी तरह घिर चुका है। पाकिस्तान के जनरल नियाजी इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में बुरी तरह हार गए। उन्हें लगा कि भारत की पूरी फौज उनके सिर पर खड़ी है। इसी बीच जनरल नागरा ने जनरल नियाजी को एक हैंड रिटन चिट्ठी भेजी। हैरानी की बात यह है कि इस चिट्ठी को लेकर 2 युवा कैप्टन निर्भय शर्मा और हितेश मेहता अपनी जान हथेली पर लगाकर सीधे दुश्मन के खेमे तक पहुंच गए, जिसमें साफ लिखा था, मेरे प्यारे अब्दुल्ला, मैं यहां पहुंच गया हूं, खेल खत्म हो चुका है, बेहतर होगा तुम सरेंडर कर दो। जनरल नियाजी के तो मानो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। नरसिंगदी में जब आसमान से उतरे 4th गार्ड्स और पानी के रास्ते आए 19th राजपुताना राइफल्स के जाबाज आपस में मिले तो पाकिस्तान की किस्मत तय हो चुकी थी। 12 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक हमारे जाबाज सचमुच ढाका की दहलीज से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर खड़े थे। नियाजी को एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। पाकिस्तान के खेमे में खलबली मच गई और उन्होंने सरेंडर की बातचीत शुरू कर दी। भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि वो ढाका की तरफ अब संभल कर और धीरे धीरे बढ़ें ताकि दुश्मन को आत्मसमर्पण का पूरा मौका मिले। लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। 14 दिसंबर तक हमारी भारी तोपें ढाका के इतने करीब पहुंच चुकी थीं कि उनकी गूंज सीधे दुश्मन के हेडक्वार्टर में सुनाई दे रही थी। ढाका कैंटोनमेंट पर हुई उस आखिरी गोलाबारी ने पाकिस्तान की बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। आखिरकार 16 दिसंबर को जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के सामने रख दी और दुनिया ने देखा वो ऐतिहासिक सरेंडर, जब 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, बांग्लादेश। लेकिन जरा सोचिए, अगर सगत सिंह वो रिस्क न लेते और वो आटे वाली लैंडिंग फेल हो जाती तो क्या होता।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ढाका कभी घेरा ही नहीं जाता। ये जंग हफ्तों चलती, हजारों लाशें और गिरती, और शायद आज बांग्लादेश का जन्म ही न हुआ होता। उस वक्त अमेरिका और रूस के जंगी जहाज हिंद महासागर में आ चुके थे। जरा सी देरी इस जंग को एक वर्ल्ड वॉर में बदल सकती थी, लेकिन ऑपरेशन कैक्टस लिली ने वो काम सिर्फ 13 दिनों में कर दिया जो दुनिया की किसी भी आर्मी के लिए नामुमकिन था। ऑपरेशन कैक्टस लिली बताता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि हौसले और सही रणनीति से जीते जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आज की मॉडर्न आर्मीज भी ऐसा रिस्क ले सकती हैं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको भारतीय सेना की इस बुद्धिमानी और शौर्य पर गर्व है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही अनसुने वॉर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।